स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 5 अभ्यास का नाम है चुंबक तत्व एवं द्रव्य का यह पहला भाग है। तो आज से जो है अभ्यास 5 को चालू किया जा रहा है और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा और इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहला हेडिंग है भू चुंबक तत्व क्या होते हैं। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और चुंबक तत्व मतलब चुंबक के अंदर गुण, मतलब जो है पृथ्वी की चुंबक तत्व क्या है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के चुंबक तत्व का अध्ययन किया जाता है, भू चुंबक तत्व कहते हैं। कितना आसान है, कैसे बोलेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के चुंबक तत्व का अध्ययन किया जाता है, उसे भू चुंबक तत्व कहते हैं। इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, समझ में आ गया होगा। तो इसे पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िएगा, तो भू चुंबक तत्व का परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब दूसरा हेडिंग है भू चुंबक तत्व के प्रमाण, मतलब भू चुंबक तत्व के क्या प्रमाण है, कैसे साबित हुआ कि पृथ्वी भी एक चुंबक का भांति व्यवहार करती है। तो यहाँ लिखेंगे आपका पृथ्वी के चुंबक तत्व के प्रमाण जो है निम्न है। पहला जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबकीय सुई जो है सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होती हैं, ठहरती हैं। जैसे आप चुंबकीय सुई को जब लटकाया जाता है तो सदैव किस दिशा में ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होता है, ठहरता है। तो भू चुंबक तत्व का पहला जो है प्रमाण साबित हो गया कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ जो चुंबकीय सुई होता है वह सदैव जो होता है उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होता है, ठहरती है। दूसरा होता है लोहे के टुकड़ों को कुछ समय के लिए पृथ्वी के अंदर धंसा देने से वह चुंबक में बदल जाता है। मतलब लोहे के अगर टुकड़ों को कुछ समय के लिए, मतलब जैसे लोहे के टुकड़ों को आप 1 साल के अंदर के लिए धंसा दिया जाए तो उस लोहे का जो टुकड़ा है उसमें किसका गुण आ जाएगा, तो चुंबक का गुण आ जाएगा। मतलब जो लोहे के टुकड़े जो होते हैं जब कुछ समय के लिए पृथ्वी के अंदर धंसा करके छोड़ देते हैं तो वह लोहे के अंदर जो है क्या आता है, चुंबक का गुण आ जाता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि लोहे के टुकड़ों को कुछ समय के लिए पृथ्वी के अंदर धंसा देने पर वह चुंबक में बदल जाता है। अब तीसरा जो होता है उदासीन बिंदुओं का मिलना भी चुंबक तत्व का प्रमाण है। अब उदासीन बिंदु क्या होते हैं, अब आगे वीडियो में बताया जाएगा कि उदासीन बिंदु क्या है, उदासीन बिंदु के क्या क्या विशेषताएं हैं, आगे जो है वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसे समझिए और अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो भू चुंबक तत्व के प्रमाण 3 यहाँ बताया गया, तो तीनों प्रमाण को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष क्या होते हैं। बहुत ये जो है क्वेश्चन जो है आईएमपी है, यह जो कई बार परीक्षा में आ चुका है कि भौगोलिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष क्या होता है। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है, कहेंगे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष कहते हैं। मतलब पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव होता है और क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होता है उस रेखा को क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। जैसे यहाँ एक चुम्बक जो दिखाई दे रहा है यन और क्या लिखा है, यस है। मतलब ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा होता है उसी रेखा को क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष क्या होते हैं। तो क्या कहेंगे, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाया जाता है रेखा
उस रेखा को भौगोलिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक नीरच या चुंबकीय नीरच क्या होता है। तो अब इसका उत्तर जो है लिख लीजिए। अब इसका उत्तर होगा कि भौगोलिक अक्ष के लंबवत, किसके, भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल में पृथ्वी के सतह पर खींचा गया वह वृत्त जो पृथ्वी के दो बराबर अर्धगोलों में क्या करती हैं, विभाजित करता है, भौगोलिक नीरच या चुंबकीय नीरच कहलाता है। तो इसको 2 बार आप लोग पढ़िएगा, आपको यह क्या होगा, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तब क्या कहेंगे इसको, भौगोलिक अक्ष। मतलब भौगोलिक अक्ष क्या होता है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलता है रेखा, उसे भौगोलिक अक्ष कहा जाता है। तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल में, लंबवत मतलब 90 अंश के कोण में पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह वृत्त जो पृथ्वी के 2 बराबर अर्धगोलों में क्या होता है, विभाजित करता है। मतलब 2 बराबर अर्धगोला में क्या करता है, काटता है, उसी को क्या कहा जाता है, भौगोलिक नीरच कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि भौगोलिक नीरच की परिभाषा क्या है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक यामोत्तर। यह जो क्वेश्चन है ये भी जो है कई साल के परीक्षा में आ चुका है कि भौगोलिक यामोत्तर से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा बहुत ही आसान है, आप इसे अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। पहले इस उत्तर को नोट कर लीजिए और इसे और पढ़िए, आपको पढ़ने में ही इसका उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कैसे कहेंगे, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर, क्या कहेंगे, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण। एक बार भौगोलिक उत्तर बोलेंगे, एक बार क्या बोलेंगे, भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तलों को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। क्या कहेंगे, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, मतलब एक बार उत्तर और एक बार क्या कहेंगे, दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तलों को भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है। तो कितना आसान ये उत्तर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक बार जो है भौगोलिक उत्तर और क्या कहेंगे बार भौगोलिक दक्षिण, दोनों का नाम ले लीजिए, मिलाने वाली रेखा का लंबवत तलों को क्या कहेंगे, भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है। तो इस परिभाषा को जो है नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय अक्ष क्या होता है। तो कहेंगे पृथ्वी के 2 स्थान जहां पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती हैं। क्या कहेंगे, पृथ्वी के जो 2 स्थान हैं जहां पर चुंबकीय सुई क्या हो जाए, ऊर्ध्वाधर हो जाती हैं, उसे चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। तो चुंबकीय अक्ष भी आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के जो 2 स्थान होते हैं जहां पर चुंबकीय सुई क्या हो जाए, ऊर्ध्वाधर हो जाती हैं, उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय यामोत्तर। अब हम लोग ऊपर क्या पढ़े थे, भौगोलिक यामोत्तर, अब क्या आ गया है, चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर क्या होते हैं, अब इनके बारे में समझ लेंगे। तो कहेंगे इसका उत्तर होगा, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा के लंबवत तल में चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भूचुंबक तत्व के अवयव। के अवयव कितने होते हैं। तो भूचुंबक तत्व के 3 अवयव होते हैं। पहला का नाम क्या है, दिक्पात कोण होता है। दूसरा का नाम है नमन कोण या नति कोण होता है। नमन कोण का दूसरा नाम जो होता है नति कोण होता है। और तीसरा का नाम क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। तो पृथ्वी के जो है चुंबक तत्व के कितने अवयव होते हैं, तो 3 अवयव। तीनों अवयवों का नाम आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में इसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब दिक्पात कोण क्या होते हैं, नमन कोण क्या होते हैं, अब इनके बारे में समझेंगे। तो दिक्पात कोण क्या है, बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर
के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। किसके किसके बीच बने कोण को? चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? दिक्पात कोण कहा जाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न स्थान पर उसका मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। मतलब दिक्पात कोण का मान जो है अलग अलग स्थान पर उसका मान क्या हो जाएगा? अलग अलग होता है। तो इसे 2 बार आप जब पढ़िएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे? चुंबकीय यामोत्तर और किसके? भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो पहले इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नमन कोण या नति कोण क्या होता है। तो इसका भी उत्तर बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसके? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा पृथ्वी के क्षैतिज दिशा के बीच जो बने कोण होता है उस कोण को क्या कहते हैं? नमन कोण या नति कोण कहा जाता है। तो यह किसके किसके बीच में बनता है? तो कहेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दिशा और तथा पृथ्वी के क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नमन कोण कहा जाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिखेंगे इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, इसे थीटा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो कितना आसान है कि इसकी परिभाषा किसके किसके बीच में बनेगा? तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र के दिशा तथा पृथ्वी के क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है उस कोण को नमन कोण कहा जाता है और या नति कोण भी इसे कहते हैं। तो ऐसे किसे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे थीटा से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम लोग तीसरा अवयव के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा अवयव क्या है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? क्षैतिज घटक है। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्या लिखेंगे? क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। अब इनके बारे में जो है हम लोग समझेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा और एक यहाँ पे जो है सूत्र का निगमन करना है। क्या करना है? एक सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो जो सूत्र का निगमन है बहुत ही क्या है? आसान है। अब यहाँ लिख लीजिएगा पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वह बी को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक में जब वियोजित किया जाता है तो उसे किससे किससे प्रदर्शित करेंगे? तो बी एच से और भी बी से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र बी को, चुंबकीय क्षेत्र बी को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया जा सकता है, जिन्हें क्रमशः किसे किसे प्रदर्शित करेंगे? जिन्हें क्रमशः बी एच तथा भी क्या रहेगा? तथा क्या लिखेंगे? बी भी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसके बारे में जो समझेंगे ये क्या लिखा गया, तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर लिखते चलिएगा।
जिससे आपका एक नोट्स भी क्या हो रहा है, बनता रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बी से। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों में क्या होता है, वियोजित किया जाता है, जिन्हें किससे किससे प्रदर्शित किया जाता है, बी एच से, और भी बी से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे क्षैतिज घटक माने चुंबकीय क्षेत्र का जो है क्षैतिज घटक का सूत्र क्या होता है, तो क्षैतिज घटक जो है आप सभी विद्यार्थी जो है क्लास 11 में भी पढ़े होंगे। क्षैतिज घटक होता है, एक ऊर्ध्व घटक होता है। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक, तो क्षैतिज घटक में क्या रहता है और जो है ऊर्ध्व घटक में क्या रहता है। तो क्षैतिज घटक में याद रखिएगा काश थीटा रहता है और ऊर्ध्व घटक में जो है साइन थीटा होता है। तो क्षैतिज घटक को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो बी एच से प्रदर्शित करेंगे, और बी एच बराबर होगा यहाँ पर कहा जाएगा बी काश थीटा। तो हम लोग प्रक्षेप गति में पढ़े हैं, क्लास 11 में जो है प्रक्षेप गति में आप लोग पढ़े होंगे क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। तो वहाँ पे जो वेग है तो यहाँ पे यू था, यू काश थीटा था, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र है इसलिए क्या बन जाएगा, बी काश थीटा हो जाएगा। और ऊर्ध्व घटक का सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पर बी भी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, बी जो है साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ बी एच का नाम क्षैतिज घटक और भी बी का नाम क्या है, ऊर्ध्व घटक है। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर इसको 1 मानेंगे और इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे, तो यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर। अब ये दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे, वर्ग करेंगे और जोड़ लेंगे। तो यहाँ वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर b का वर्ग एच हो जाएगा प्लस b का वर्ग और यहाँ क्या बन जाएगा, v हो जाएगा बराबर, और यहाँ क्या बनेगा b का वर्ग जो है कास का वर्ग हो जाएगा प्लस जो है b का वर्ग जो है क्या बन जाएगा, साइन का वर्ग हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 को वर्ग किए और यहाँ समीकरण 2 को वर्ग करके क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। अब इधर बराबर के इधर क्या है, बी काश थीटा है, तो बी का वर्ग कर देंगे कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या किया है, दोनों समीकरण को क्या किया गया है, वर्ग करके जोड़ा गया है। अब यहाँ पे इसको नीचे नोट कर लेंगे। अब क्या बनेगा, यहाँ पर बी का वर्ग जो है एच प्लस बी का वर्ग क्या है, भी बराबर, इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर जो है कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जब बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस क्या बचेगा, साइन स्क्वायर जो है थीटा बचेगा। तो अब अगला लाइन जो बनेगा यहाँ लिखेंगे बी एच का जो है वर्ग हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो लिखेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो जो गणित वाले जो विद्यार्थी हैं तो ये तो सूत्र को जानते होंगे कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं इसको याद रखिएगा कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 में जो गुणा कर लेंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा, यहाँ पे अगला लाइन जो बनेगा बी का स्क्वायर एच प्लस क्या बनेगा, भी स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा, बी का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ बी का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे बी का वर्ग बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर जो है भी है। अब ये वर्ग जब हटेगा तो ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। किसमें, अंडर रूट में। तो लिखेंगे b बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा b का स्क्वायर एच प्लस b का स्क्वायर जो है भी आ जाएगा। तो यह किसका संबंध आ गया, तो चुंबकीय क्षेत्र है और क्षैतिज घटक है और ऊर्ध्व घटक में क्या गया, संबंध आ गया। तो इस पे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जब हम लोग अभ्यास पढ़ाया जाएगा, जब अभ्यास पढ़ेंगे तो इस पे इस सूत्र के माध्यम से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या किया है, समीकरण 1 समीकरण 2 को वर्ग करके क्या किए हैं, जोड़े हैं, तो एक नया सूत्र बन गया
सूत्र क्या बना, b बराबर बना √b² प्लस v²b। मतलब चुंबकीय क्षेत्र बराबर यह क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक का जो वर्ग है अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्ध्व घटक का वर्ग है और ये करनी लगा तो उसको क्या कहते हैं, वर्गमूल कहा जाता है। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को जो यहाँ वर्ग करके जोड़ा गया है, यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर ध्यान से देख लीजिए, अब समीकरण 2 को और समीकरण 1 में अगर भाग दे दिया जाए तो एक और सूत्र बन जाएगा। तो अब नीचे इसके लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करने जा रहे हैं, भाग देने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या था, तो अब यहाँ समीकरण 1 को एक बार और नोट कर सकते हैं। समीकरण 1 था BH था बराबर क्या है, b cos थीटा था। मतलब इसका नाम है क्षैतिज घटक है और भी का नाम जो है ऊर्ध्व घटक है, b क्या था, साइन थीटा था। तो अब समीकरण 2 में और समीकरण 1 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे समीकरण जो है 2 भागा, समीकरण 2 भागा क्या कर लेंगे, समीकरण 1 से। मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से। तो अब समीकरण 2 को पहले यहाँ नोट करेंगे। समीकरण 2 क्या था, तो भी है और यहाँ क्या है, BH है बराबर हो गया। और समीकरण 2 में क्या है, b जो है साइन थीटा है और यहाँ क्या है, b जो है क्या है, काश थीटा है। तो ऊपर वाला समीकरण 2 है और नीचे वाला जो है समीकरण क्या है, 1 है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या कर दिए हैं, भाग। भाग मतलब बटा में कर लेंगे तो समझिए हम लोग क्या कर लिए हैं, भाग दे दिए हैं। अब यह b से b को काट देंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, b भी बटा क्या होगा, BH हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्या बचा है, तो साइन बटा कास क्या बनता है, तो साइन बटा कास याद रखिएगा क्या बनता है, टेन थीटा बनता है। साइन बटा कास क्या है, टेन थीटा है। तो इसको या कर लेंगे और या करके लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे b भी बटा क्या है, b जो है h हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या बना, b भी बटा क्या है, BH हो गया। अगर थीटा बराबर निकालते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स हो जाएगा और b भी बटा क्या हो जाता है, BH हो जाएगा। जब यहाँ थीटा को जब रोकेंगे तो यह जो टेन यहाँ जाएगा तो किस में बदल जाता है, इनवर्स में बदल जाता है। तो यह किसका सूत्र आ गया, तो नति कोण या नयन कोण का यह सूत्र है। नीचे लिख देंगे यह सूत्र किसका है, ये सूत्र नति कोण या नयन कोण का यह सूत्र बन गया। तो यहाँ नीचे लिखेंगे यही नमन कोण लिख सकते हैं, नमन कोण या क्या लिख सकते हैं, नति कोण का सूत्र है। या लिख करके यहाँ लिख देंगे नति कोण का क्या है, सूत्र है, नति कोण का सूत्र है। तो नति कोण और नमन कोण जो है कैसे सूत्र बना, समझ में आ गया होगा। नति कोण को याद रखिएगा, उसका दूसरा नाम क्या होता है, नमन कोण होता है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से जब भाग दिया गया है तो यह b से b तो कट गया है, तो साइन बटा कास क्या हो जाता है, तो टेन हो जाता है। तो यह जो है आप सभी विद्यार्थी त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे कि साइन बटा कास क्या होता है, टेन होता है। अब टेन थीटा बराबर BH बटा क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। अब यहाँ थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन इनवर्स हो जाता है। जब यहाँ थीटा को रोक लेते हैं, टेन उसके पास जाता है तो क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ, मतलब दिक्पात कोण क्या है, नति कोण क्या है और चुंबकीय जो है घटक क्या है, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक क्या है और नति कोण का सूत्र का निगमन जो है इस वीडियो में आज बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो रहेगा इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं हम अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।